कईयों ने कहा कि क्या ही अब फ्यूचर क्या ही है। बड़ी एक सिंपैथी नज़र से देखना कि अरे, 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 अरे! मुझे किसी छोटी-मोटी दुकान पे, किराने की दुकान पे बिस्किट के पैकेट नहीं बेचने थे। इस एग्ज़ाम में आपको सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा दिखता है, जनरली बहुत सिंपल और बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन होता है। और आपकी जो रैंक डिसाइड होगी, जो आपके मार्क्स आएँगे, जो आपकी सर्विस डिसाइड होगी, वो होगी मेंस से। और मेंस में क्या मैटर करता है? नमस्कार, मेरा नाम है सम्यक जैन और मैं हूं एक आईएएस ऑफिसर। मैंने यूपीएससी परीक्षा 2021 में ऑल इंडिया रैंक 7 यानी 7 हासिल करी थी। आइए जानते हैं मेरी कहानी। किस्मत का खेल ही है कि अचानक से ही मेरी आंखों में एक इशू शुरू हो जाता है। मेरा विज़न गिरने लगता है और इस बात का कोई एक्सप्लेनेबल चीज़ नहीं होती है। जब डॉक्टरों से हमने कंसल्ट किया, मुंबई से लेकर दिल्ली तक के और देश के और विदेश के भी डॉक्टरों से हमने कंसल्ट किया। उन्होंने कहा ये जेनेटिक है और इसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते। मैक्युलर डिजनरेशन करके एक बीमारी होती है, इसका आप कुछ कर नहीं सकते, ये जेनेटिक है। धीरे-धीरे विज़न गिरने लगा। तो जब ये मैक्युलर डिजनरेशन की प्रॉब्लम मुझे शुरू हुई, तो बड़े ही धीरे-धीरे शुरू हुई। स्टार्टिंग में डिनायल रहता है। जब भी कोई समस्या आपको आती है, तो स्टार्टिंग में डिनाय करते हो कि नहीं, नहीं, कुछ नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, थोड़ा बहुत कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अपन छुपा लेंगे, अपन किसी को बताएँगे नहीं, कुछ नहीं है, आगे बढ़ जाएँगे। बढ़ती गई तो एक पॉइंट ऐसा आया कि डिनाय नहीं कर सकते और क्योंकि काफ़ी विज़िबल होने लगी थी वो चीज़। तो आप फ़ाइट करते हो, चलो ठीक है फ़ाइट करते हैं। अब जब मैंने फ़ाइट करना शुरू किया तो आप दिल्ली से लेकर के मैं रशिया, रशिया से लेकर के कोची, आयुर्वेद से लेकर के एलोपैथी तक मैंने कोई भी ऐसा उपचार है नहीं है जो मैंने ट्राई ना किया हो। बट जो चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है, उस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। और थर्ड स्टेज फाइनली फिर वो आपकी आती है एक्सेप्टेंस कि ठीक है, ये चीज़ है, इसी के साथ जीना है और इसके साथ अब कैसे जीना है, वो करना होता है। जब ये सिचुएशन आपके सामने आ जाती है, आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है। आपका हर काम करने का तरीका बदल जाता है। आपको हर चीज़ को अपनी पूरी लाइफ को फिर से रीओरिएंट करना पड़ता है कि अगर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक भी जाना है या एक काम को एक्स वाई जेड काम को कंप्लीट करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा? वो पूरी चीज़ अपने आप को रीओरिएंट करनी पड़ती है। कई बार आप गिरते हो, कई बार आप लड़खड़ाते हो, कई बार चीज़ें आपको चोट भी बहुत लगती है। बहुत इमोशनली भी और फिज़िकली भी, दोनों तरीके की चोट मुझे बहुत लगी है। बहुत सारे काम थे जो मुझे ऐसा लगता था कि पिछले साल तक मैं ये कर पा रहा था, अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ। वो चीज़ आपको कहीं न कहीं एक बहुत अंदर तक एक इमोशनली ब्रेकडाउन कर देती है आपको, बहुत तोड़ती है वो चीज़। एक अलग ही लेवल का मेंटल स्ट्रेस देती है वो आपको। समाज में जब मैंने धीरे-धीरे ये बात बतानी शुरू करी कि ऐसा-ऐसा है, घरवालों ने ओपन अप होना शुरू किया, तो लोग या तो बहुत डर गए, उन्होंने भी इलाज ढूँढे, कईयों ने बहुत इलाज ढूँढे, कईयों ने कहा कि क्या ही अब फ्यूचर क्या ही है। बहुत एक वो होता है ना कि सिम्पैथी, बड़ी एक सिम्पैथी नज़र से देखना कि अरे, 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 अरे! बेचारा, वो चीज़ मुझे कभी नहीं चाहिए थी। वो सशक्त एम्पावरमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद के पैरों पे खड़ा होना, वो चीज़ हमेशा से थी। तो कई बार तो मुझे ये भी डाउट आता था कि मैं पढ़ लिख कर के आगे क्या करूँगा? लोगों ने भी कहा कि ग्रेजुएशन के आगे क्या करिएगा? बिज़नेस-विज़नेस देखना है। मुझे किसी छोटी-मोटी दुकान पे, किराने की दुकान पे बिस्किट के पैकेट नहीं बेचने थे। मुझे लगता था कि अगर मैं वो करूँगा, तो मेरा पोटेंशियल उससे कहीं गुना ज़्यादा है और अगर मैं वो कर रहा हूँ, तो अपने पोटेंशियल को पूरी तरीके से अचीव नहीं कर पाऊँगा। लोगों से तो कहीं न कहीं लोगों से सुना भी है बट काफ़ी हद तक मेरे माँ-बाप ने मुझे उनकी बातों से, उनके तानों से कहीं न कहीं शील्ड भी किया है। दोनों ही चीज़ें हैं। बट हाँ, कहीं न कहीं आपको इंटरनली बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है उनको जवाब देने के लिए। मैंने जब भी ये चीज़ फ़ेस करी कि किसी ने मुझे कुछ कहा हो, किसी ने मेरे को कुछ इशारा किया हो या ऐसा कुछ किया हो इस तरीके का, मैंने उसको उस तरीके से ले लिया कि और मोटिवेटेड फ़ील किया मैंने कि अब तो इसको मैं ज़रूर जवाब दूँगा और ऐसा जवाब दूँगा कि ये चुप हो जाएगा। तो हमेशा जब मैंने इस चीज़ की फ़ोकस किया, तो मेरे को वो और ज़्यादा मोटिवेट करता गया ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि आप अपने आप को रेगुलर सेल्फ इवैल्यूएट करते रहें अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं भी कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप कोचिंग क्लास जा रहे हैं, दिन में आपकी 2 से 3 घंटे की कोचिंग क्लास हो रही है, वो एक तरफ है। उसके अलावा इस एग्ज़ाम में आपको सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो सब ठीक है, लेकिन अगर आपको ये एग्ज़ाम निकालना है, तो आप ये बात मान के चलिए कि सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक आप दिन के 7 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए नहीं देंगे, तब तक आप मान के चलिए कि ये एग्ज़ाम इतनी आसानी से तो नहीं निकलेगा। उसी के साथ-साथ कहीं न कहीं आपको क्वेश्चन
मॉक टेस्ट लगाने होंगे। लोग मुझसे पूछते हैं कि कितने मॉक टेस्ट दें, कब से मॉक टेस्ट दें, कितने मॉक टेस्ट दें। तो मैं ये कहता हूँ कि कम से कम प्रीलिम्स में अगर आपको 100 क्वेश्चंस लिखने हैं, उन 100 क्वेश्चंस को लिखने से पहले आपको कम से कम 6 से 7 हज़ार क्वेश्चंस घर पे प्रैक्टिस करके जाने होंगे, अपार्ट फ्रॉम योर पीवाईक्यूज। जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होते हैं, उनके अलावा आपको 6-7 हज़ार 6 to 7,000 क्वेश्चंस और जब आप घर पे निकाल के जाएंगे, तब एक चांस बनेगा कि वो जो 100 क्वेश्चंस आप प्रीलिम्स में फेस करेंगे, उनको आप किसी कॉन्फिडेंस के साथ फेस कर पाएंगे। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी से अच्छी है, आपने सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, आपने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, तब भी ऐसा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जो प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन आए हैं, उनमें से ज़्यादा आप 40 क्वेश्चन जानते होंगे जो आपने पहले से कर रखे होंगे। अगर वो 40 के 40 भी आपने सही कर दिए तो भी आपके 80 नंबर बनते हैं, जिन पे आप एक जनरल कैटेगरी में आप क्लियर नहीं कर पाएंगे प्रीलिम्स को। आपको कहीं न कहीं 80 से 90 के आसपास क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको कैलकुलेटेड गेसेस लेने पड़ेंगे, आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होगा और वो सारी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसमें कि आप इनडायरेक्ट नॉलेज को इस्तेमाल करते हो। जबकि आपको डायरेक्टली नहीं पता कि कैसे होगा, बट आप इनडायरेक्टली उनके आंसर्स तक पहुँचते हो। और ये चीज़ आती है सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस से। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतना आइडिया होता जाएगा कि किस ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है। अगर आपने 4 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए कि ठीक है, ए और डी तो हो ही नहीं सकते, बचे बी और सी, और उन दोनों में से एक कर रहे हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑटोमैटिकली 50% हो जाती है सही करने की, व्हिच इज़ अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। कभी-कभी क्वेश्चन जो होता है बहुत बड़ा आता है, पैराग्राफ साइज़ का क्वेश्चन है। हम पढ़ के ही डर जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, इंग्लिश में है, कैसे समझेंगे, बड़ा मुश्किल है, पता नहीं क्या-क्या क्या-क्या टर्म्स दे रखे हैं। मेरा एक्सपीरियंस जब मैंने इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, मेरा जो एक्सपीरियंस था, वो ये था कि जब क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा दिखता है, जनरली बहुत सिंपल और बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन होता है। बहुत अगर आप एक बेसिक लॉजिक लगाते जाएँगे, उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच जाएँगे। मैंने 2 अटेम्प्ट दिए। मैंने यूपीएससी अपने दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स दिया था 2020 का। मैं उस समय तक पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं था। मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी 2020 के मार्च में, तब तक कोरोना आ चुका था। तो आप एक कंबाइंड तैयारी कर सकते हैं कि आप प्रीलिम्स की भी तैयारी कीजिए, और क्योंकि ये साथ ही साथ सिलेबस कॉमन है मेंस का, तो आप साथ ही साथ मेंस की भी तैयारी कीजिए इन्हीं में। इसलिए इनको बाद में कीजिएगा, क्योंकि जब आप इनके साथ मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप साथ ही साथ आपका प्रीलिम्स भी तैयार हो जा रहा है। प्रीलिम्स से लगभग P-60 या P-75 पे आप मेंस की तैयारी बंद कर सकते हैं और सिर्फ अपना पूरा अटेंशन प्रीलिम्स को दे सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी जीएस की तैयारी करते आ रहे थे, तो ये इतना मुश्किल नहीं होगा। आंसर राइटिंग आपको ज़रूर करनी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आंसर राइटिंग। जब भी आपको लगता है कि कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक आपका पूरा प्रिपेयर हो गया है, तो आप उसका प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस दीजिए, लेकिन आप आंसर राइटिंग भी कीजिए मेंस की। क्योंकि आप ये बात मानिए कि प्रीलिम्स सिर्फ और सिर्फ आपको कट ऑफ क्लियर करनी है। बट आपकी जो रैंक डिसाइड होगी, जो आपके मार्क्स आएँगे, जो आपकी सर्विस डिसाइड होगी, वो होगी मेंस से। और मेंस में क्या मैटर करता है कि आपका आंसर कितना अच्छा है। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि हम प्रीलिम्स के बाद आंसर राइटिंग की शुरुआत करें क्या? मैं उनको हमेशा मना करता हूँ कि नहीं, आंसर राइटिंग की शुरुआत आपकी तभी से हो जानी चाहिए व्हेन यू आर 6 मंथ्स इनटू द प्रिपरेशंस। चाहे तब प्रीलिम्स की भी तैयारी कीजिए, चाहे तब मेंस की भी तैयारी कीजिए। अगर आपको 6 महीने हो गए हैं प्रिपेयर करते, आपके 1-2 सब्जेक्ट्स पूरी तरीके से आपको लगता है कि 2-3 रीडिंग्स हो चुकी हैं, तभी की तभी से आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आंसर राइटिंग कैसे करें, नहीं हो पा रहा है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। आपके पहले 2 आंसर्स आप मान के चलिए बहुत खराब होंगे। मेरे भी थे, सबके होते हैं। आप अपने खराब आंसर से मत डरिए, उनके साथ ही आगे बढ़िए, वो ही लिखते जाइए। खराब आंसर्स लिखेंगे तो ही कल को सही आंसर्स, अच्छे आंसर्स लिख पाएँगे। आपको आंसर्स के लिए आप टॉपर्स की आंसर कॉपीज़ रेफर कर सकते हैं, बड़ी ईज़िली ऑनलाइन मिल जाती हैं, प्रीवियस ईयर्स टॉपर्स की आंसर्स कॉपीज़। जो आप कोचिंग क्लास में आपने जो मॉक टेस्ट सीरीज़ लगा रखी है, उन्होंने मॉडल आंसर्स दे रखे होते हैं, वो आप मॉडल आंसर्स देख सकते हैं। उस तरीके से अपने आंसर को कैसे एनहांस करना है, वो आप वहाँ से सीखते हुए चल सकते हैं। साथ ही साथ बात आ जाती है नोट मेकिंग पे कि क्या नोट्स बनाने चाहिए, नोट्स कैसे बनाने चाहिए, क्या करना चाहिए। मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए, मुझे नोट बनाने नहीं आते। मैंने स्कूल टाइम पे भी नोट्स नहीं बनाए, मैंने किसी चीज़ के नोट्स नहीं बनाए। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने दूसरी, तीसरी रीडिंग के बाद नोट्स बना लिए, तो जब मैं चौथी या 5वीं रीडिंग में भी लगा रहा था ना, तब भी उसी किताब से ऐसी चीज़ें निकल के आ रही थी, जो कि मेरी पहली, दूसरी, तीसरी रीडिंग में मिस आउट हो रही थी।
तो अगर मैं दूसरी रीडिंग के बाद या तीसरी रीडिंग के बाद ही नोट्स बना लेता उस सब्जेक्ट के, तो वो जो चीज़ें मेरी मिस आउट हो गई थी, वो कभी मेरी नोट्स में जा ही नहीं पाती। एज़ अ रिज़ल्ट मेरे नोट्स हमेशा इनकम्प्लीट रहते, और अगर मैं इनकम्प्लीट नोट्स से पढ़ के जाता, तो कैसे अच्छे नंबर लाता। तो मैंने क्या किया, जब भी मुझे रिवाइज़ करना होता था, जब भी मुझे कुछ चीज़ होती थी, मैं किताब ही खोल करके डायरेक्ट बुक से ही रिवाइज़ करता था। या ऐसा नहीं है कि पूरी बुक ही रिवाइज़ करो। अगर आप चौथी या 5वीं बार रिवाइज़ कर रहे हैं एक ही बुक को, तो आपको पूरी बुक या पूरी किताब रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो स्पेसिफ़िक एरिया आपको वीक लग रहा है, आप डायरेक्ट वही बुक खोलिए, वही चैप्टर खोलिए, वही पेज खोलिए और उसी को रिवाइज़ कर लीजिए। इसी के साथ-साथ आपको पढ़ते टाइम आपको पढ़ना कैसे है, इस चीज़ पे ख़ास ध्यान देना है। कुछ लोग होते हैं कि जो किताब खरीद ली और सीधा किताब खोल करके पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ने से पहले आपको पढ़ाई कैसे करनी है, ये सीखना होता है। आपको पढ़ाई नहीं करनी है, आपको तैयारी करनी है। अर्जुन की आँख जैसे सिर्फ़ और सिर्फ़ अर्जुन की नज़र से जैसे सिर्फ़ और सिर्फ़ चिड़िया की आँख पे थी, आपका लक्ष्य आपके सामने क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले आप यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड कीजिए। यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे बहुत डिटेल्ड सिलेबस दे रखा है। प्रीलिम्स का, मेंस का, यहाँ तक कि पर्सनैलिटी टेस्ट का भी बहुत डिटेल्ड सिलेबस दे रखा है कि आपको क्या पढ़ना है, कौन-कौन से टॉपिक्स, सब टॉपिक्स देने हैं। आप उसको 3-4 बार अच्छे से पढ़िए और आपको समझ में आएगा कि आपको पढ़ना क्या है। उसके बाद आप देखिए पीवाईक्यूज़, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। आपको समझ में आएगा कि उन टॉपिक्स से यूपीएससी ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे। आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, वो तो हो ही जाता है कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जिस टाइप के नहीं पूछे हैं, हो सकता है वैसे अब की बार पूछ ले। तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब ये दोनों पार्ट आपके हो जाएँ, तब आप जाकर के किताब उठाइए और उसको खोल करके पढ़ना शुरू कीजिए। तब आप जब थर्ड स्टेप में आप जब किताब उठा करके खोलना शुरू करके पढ़ना शुरू करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा, इस किताब में ये पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट है, ये शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं इसको उस नज़र से पढ़ूँ। वो इम्पोर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीवाईक्यूज़ की आप प्रैक्टिस भी कीजिए, चाहे वो प्रीलिम्स के हों, चाहे वो मेंस के हों। ऑप्शनल में ऐसा होता है, क्योंकि मेरा ऑप्शनल पीएसआईआर का था, तो मैं उसमें आपको थोड़ा-सा गाइड कर सकता हूँ। उसमें क्या है, उसमें 2 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 का सेक्शन ए, बी और पेपर 2 का सेक्शन ए, ये तीनों बहुत ही स्टैटिक हैं। इसमें कोई नई नॉलेज, कोई नई चीज़ ऐड ही नहीं हो रही, नो करंट अफेयर्स इन्वॉल्व्ड। तो इसका सिलेबस एकदम स्टैटिक है और उससे बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। लगभग मान के चलिए 2000 2500। उन्हीं कुछ हज़ार क्वेश्चन से घुमा-फिरा करके यूपीएससी हर साल वही क्वेश्चंस पूछ लेता है। हो सकता है लैंग्वेज चेंज कर देता हो, कभी-कभी तो लैंग्वेज भी चेंज नहीं करता, एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन दोबारा पूछ लेता है। तो अगर आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए हुए हैं पीवाईक्यूज़ से, तो आपको नो ब्रेनर हो जाएगा आपके लिए, आप एग्ज़ैक्ट एज़ इट इज़ पेपर में रिप्रोड्यूस कर पाएँगे आंसर को वर्बैटिम। और मेरे साथ ये हुआ है। मैंने अपने ऑप्शनल के पेपर में, पेपर 1 में एग्ज़ैक्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे थे। मैंने दिमाग किया बंद, आँखें की बंद और एग्ज़ैक्ट वही लिख दिया। एक फुल स्टॉप, एक कॉमा भी इधर का उधर नहीं हुआ और मेरे को पेपर 1 में आउट ऑफ 250 147 मार्क्स आए थे, व्हिच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट दैट यू कैन स्कोर इन वन पेपर 1। दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ लिखते जाना है अगर प्रीवियस ईयर का पेपर क्वेश्चन रिपीट होता है, और क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इस वजह से पीवाईक्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कमिंग टू योर सेक्शन बी। सेक्शन बी थोड़ा-सा आपका पेपर 2 में वो थोड़ा डायनामिक पोर्शन होता है। उसके लिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालिए। फ्रॉम द डे यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, इवन बिफोर दैट, अगर आप सोच भी रहे हैं कि मेरे को यूपीएससी की कभी ना कभी तैयारी करनी है, कोई हार्म नहीं है। आप इंडियन एक्सप्रेस का या किसी एक और अच्छे अखबार का जो आपको अच्छा लगता है, मैं इंडियन एक्सप्रेस रिकमेंड करता हूँ, आप उसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, उसको लगवा लीजिए, वो अखबार पढ़ना शुरू कर दीजिए। लोग सोचते हैं कि बिना अखबार पढ़े हो जाएगा, उनसे नहीं हो पाता। उनकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं होती, या तो उनके ऐसे में कम मार्क्स आते हैं, या उनके पास नए आइडियाज़ नहीं होते। वो 2-3 अलग-अलग डोमेन्स को मर्ज करके नहीं लिख पाते, क्योंकि वो एक सिंगल डोमेन में ही सोच पाते हैं। यूपीएससी कभी भी एक सिंगल डोमेन से क्वेश्चन नहीं पूछता। वो एग्रीकल्चर को उठा करके एनवायरनमेंट में मिक्स करके क्वेश्चन पूछेगा, एनवायरनमेंट को उठा करके स्पेस में मिक्स करके क्वेश्चन पूछेगा। यू नेवर नो कि वो किन 2 डोमेन्स को मिक्स करके पूछेगा। अगर आप अखबार पढ़ते हैं, ओपिनियन पीसेस पढ़ते हैं, तो आपको कहीं न कहीं उस तरीके से लिखने का, द फ्लेयर फॉर राइटिंग, और उस तरीके से सोचने का, दोनों की शक्ति, कैपेबिलिटी डेवलप होगी। अखबार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक फ़िल्म देखी थी, मांझी द माउंटेन मैन। उसमें वो एक लाइन कहता है कि जब तक तोड़ेगा नाई, तब तक छोड़ेगा नहीं। और कहीं न कहीं वो ही आपको भी पकड़ के रखना है, परसेवरेंस। अगर मैं कर सकता हूँ तो यकीन मानिएगा कि आप भी कर सकते हैं। मैं जानता हूँ
कि यूपीएससी कोई भी कर सकता है। बेशक आपकी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए, उस समय आपका पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए, आपको बुक्स सही उठानी है, आपको अपनी बुक्स पे सही भरोसा रखना है। जो आपने एक बेसिक यूपीएससी की रीडिंग लिस्ट उठा ली है, उन्हीं से पढ़ना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अगर किताबों के पीछे भागते हैं, आपको अपनी ही किताबों पे स्टक रहना है। आपने एक रीडिंग लिस्ट उठा ली, आपको पता है कि वो किताबें अच्छी हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार, जितनी बार रिवाइज़ करना है, उन्हीं से करना है, उनके अलावा कहीं नहीं जाना है। नंबर 2, मॉक टेस्ट देते रहिए, खूब क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, टाइम बाउंड आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। जितने मॉक टेस्ट देने विद इन द टाइम सेट, विद इन द टाइम लिमिट आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो आपको पता है कि आपको कोई ना कोई राइटर चाहिएगा एग्जाम में। बेटर ये रहेगा, कमीशन भी राइटर देता है, बट उससे कम्युनिकेशन का और तालमेल बिठाने का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। बेटर ये रहेगा कि जब आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, तभी या तो आप अपने घर से या अपने किसी दोस्तों से, आसपास से कोई एक बंदा चिन्हित करें जो आपका राइटर बने, उसी के साथ आप घर पे भी तैयारी करें और उसी को आप यूपीएससी में भी ले जाएं। यूपीएससी में मेंस में आप हर एग्ज़ाम की अगर राइटर लेके जा सकते हैं, तो अगर आपका राइटर 1-2 एग्ज़ाम के बाद थक जा रहा है, तो आप 2-3 राइटर भी रख सकते हैं मेंस के लिए। उस तरीके से भी आप प्रैक्टिस या तैयारी कर सकते हैं अगर आपके पास वो ऑप्शन है। मैं हमेशा ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास खुद का राइटर है, घर से ही है, तो वो बेस्ट सॉल्यूशन है। तो कुछ भी अचीव करना आसान नहीं होता, कुछ पाने के लिए हमेशा ही कुछ खोना पड़ता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा ही एक फोमो में जीने वाला आदमी हूँ। मैं एक ही साल इंजीनियरिंग में रेगुलर कॉलेज गया, उसके बाद कभी रेगुलर कॉलेज नहीं गया 3 साल। तो मुझे हमेशा ऐसा होता था कि आई एम मिसिंग आउट ऑन द थिंग्स दैट अदर स्टूडेंट्स आर डूइंग ऑफ माय एज एंड ऑल ऑफ दैट। तो जब मैं आईएएमसी में ज्वाइन किया तो मैंने खूब दिल खोल के मस्ती करी, पूरी दिल्ली घूमा, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, बैठना, गप्पे शप्पे मारना। जेएनयू में भी जब एक सेमेस्टर, 1.5 सेमेस्टर मैं जेएनयू में था, तब भी दोस्तों के साथ खूब बैठना, चाय पकौड़ी सब कुछ खूब अपनी एंजॉय कर गया। जब मैं उससे थक गया कि ठीक है ये फेज़ हो गया, अब करियर पे फोकस करना है, तब मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी। और जब मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी, तो दोस्तों के साथ बैठना, महफिलों में बैठना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया इन जनरल, सब कुछ छोड़ दिया। फैमिली गैदरिंग्स में आना जाना बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिया। घर से बाहर निकलना बस थोड़ा सा एक फ्रेश एयर के लिए या थोड़ा बहुत कुछ वॉक एक्सेट्रा के लिए ही रखा। आपको सब कुछ त्यागना पड़ता है, तब जाकर के आपको कुछ मिलता है। मैं कहता हूँ कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए बेस्ट जगह हिमालय पर्वत होगी, क्योंकि वहाँ पे आप दुनिया से दूर होंगे, वहाँ पे आप खुद के साथ होंगे, और वही कहीं ना कहीं ज़रूरी है यूपीएससी। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है। हम प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करें, कोचिंग लें कि नहीं, हमारे मन में बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमारे पास शायद गाइडेंस पाने का जरिया नहीं है। और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। जोश टॉक्स पर बहुत ब्यूरोक्रेट्स और अनेक टीचर्स और कोचिंग्स आती हैं अपनी कहानी सुनाने। जोश टॉक्स ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या ये कोचिंग्स जोश की फैमिली से बात करेंगे और हमारे डाउट सॉल्व करेंगी। डाउट्स जैसे कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, कोचिंग लें कि नहीं, कौन सी कोचिंग लें, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कौन से स्टडी मटेरियल यूज करें, क्या कोचिंग फीस में कुछ माफी हो सकती है। तो एक कोचिंग और मान गई है, KSGIS अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हमारी हेल्प करेगी। हम KSGIS से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और घर बैठे अपने क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा जोश टॉक्स ने KSGIS से ये भी बात की और रिक्वेस्ट की कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए अपनी फीस में कुछ डिस्काउंट कर सकते हैं। आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये शेयर करने की कि वो मान गए हैं। जोश टॉक्स और भी टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो जोश के स्टूडेंट्स को घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है, अगर हम चाहते हैं कि हमें इस इंस्टीट्यूट से फोन आए तो हम अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं। आपको जब फोन आए तो ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको फीस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल पाए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।